students, how are you all? I hope you are safe at home and doing your studies well on time. Today we are going to take your geography chapter number 2, abiotic resources, land, soil and water. First of all we should read what is abiotic resources. आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी इसको रीड किया हुआ है. Abiotic resources consist non-living natural things. Non-living natural things जो कि हमें नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट में मिलती हैं, उनके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सॉइल, लैंड, मिनरल, वाटर, मेटल्स, रॉक्स एक्सेट्रा, all of them have been provided by nature as a free gift to us. हम इनमें से बहुत सारी almost all things का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं, जिसके लिए हम जो है नेचर को कोई पैसे नहीं देते हैं. ओके. देन फर्स्ट we'll read about the land resources. What are land resources? They refers to shape, form, nature of land. ठीक है. ये हमें बताता है लैंड रिसोर्स उसका क्या लैंड टेरेन है, ऊंचा है, नीचा है, इसके अलावा सरफेस फॉर्म कैसा है, क्या वो ज़मीन उपजाऊ है, क्या वो ज़मीन बंजर है, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या किसी भी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या वहाँ कुछ मिनरल्स हैं जिनको माइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. इसी को हम लैंड फॉर्म बोलते हैं. इट रेफर्स टू शेप, फॉर्म, नेचर ऑफ लैंड सरफेस. इसमें कौन कौन से आते हैं? माउंटेन्स आते हैं, फ्लैट प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड्स एक्सेट्रा. हमने लैंड को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. माउंटेनियस एरियाज, देन फ्लैट प्लेन्स जहां हम आसानी से खेती बाड़ी कर सकें, इसके अलावा प्लेटू रीजन, देन आइलैंड रीजन जो कि पानी से ढके हों. ठीक है. लैंड कवर्स 30% ऑफ अर्थ सरफेस. हमारी जो पृथ्वी है, आप सभी ने अपनी जूनियर क्लास में रीड किया हुआ है, हमारी पृथ्वी का 30% हिस्सा ही, 30% हिस्सा ही केवल अर्थ है, बाकी सारा 70% हमारा कितना है? पानी से घिरा हुआ है. ठीक है. और उस 30% में से भी जो हमारे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है, वो सारी सिर्फ उस 30% के भी 30% में रहती है. जितना 30% एरिया हमारे पास है उसमें से भी केवल 30% हिस्से पर ही लोग रह पाते हैं, क्योंकि बाकी हिस्सा जो है वो ऐसी हार्श कंडीशंस में है जहां रहा नहीं जा सकता. ठीक है. तो लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ अर्थ सरफेस and 90% of world's total population lives only on 30% of land, as all parts are not habitable. Not habitable क्यों है? क्योंकि जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पर हम अपने घर नहीं बना सकते, वहाँ रहने के लिए हम नहीं जा सकते हैं. ठीक है. स्वैम्प एरियाज़ हैं जहाँ दलदली एरिया हैं, वहाँ घर नहीं बनाया जा सकता. जहाँ पर टाइड्स आती हों वहाँ आप अपना घर नहीं बना सकते या कोई रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करते, क्योंकि वो दिन के आधे टाइम तो वो पानी में रहेगा, फिर कैसे काम चलेगा. ठीक है. घने जंगली इलाके होते हैं. ठीक है. थिक फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं वहाँ हम अपना घर नहीं बना सकते हैं. इसके अलावा बहुत गर्मी वाला इलाका जैसे डेजर्ट एरियाज़ है, वहाँ हम हैबिटेट को नहीं कर सकते हैं. पोलर रीजन्स हैं जहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है, पूरा साल जो है ठंड से ढका रहता है वो इलाका, या डेजर्ट रीजन जैसा मैंने अभी कहा सहारा डेजर्ट, या और भी इक्वेटर के आसपास का बहुत इलाका जो है ऐसा होता है जहाँ पर रहने लायक कंडीशंस नहीं होती हैं, तो इंसान जो है वो वहाँ हैबिटेट नहीं कर पाता है. इसीलिए केवल 30% एरिया ही ऐसा है अर्थ का जहाँ पर हम रह पाते हैं. ठीक है. 30% ऑफ द अर्थ जो अवेलेबल हमारे पास है उसका भी सिर्फ 30% हिस्सा ही लोग अपने रहने के लिए या अपने काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, खेती बाड़ी के लिए ही केवल यूज़ कर पाते हैं. ठीक है. देन लैंड का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज एक्सेट्रा. हम लैंड को कैसे यूज़ करते हैं? कुछ लैंड को हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. कुछ लैंड में हम जंगल उगाते हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं उन्हें भी तो रहने की जगह चाहिए, उन्हें हम अपने घर में जगह थोड़ी दे सकते हैं. या ज़ू, या हमारे इतने बड़े नहीं होते कि विश्व भर के जानवर उन ज़ू में आके रह जाएं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए ये ज़रूरी है कि कुछ लैंड एरिया ऐसा भी छोड़ा जाए जो केवल जंगली इलाका हो और जो वाइल्ड एनिमल्स है वो वहाँ पर अपना नेचुरल हैबिटेट बना सकें. ऑलराइट.
देन कुछ एरियाज़ माइनिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छे होते हैं। माइनिंग ऐसी चीज़ जो हमें मिनरल्स जो कि अर्थ के डीप इनसाइड हमें मिल सकते हैं, किसी किसी जगह पे उस मिनरल का कंटेंट ज़्यादा होता है और वहाँ पर उसको माइन करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया के आसपास हम हैबिटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन बिल्डिंग्स, हाउसेस, कुछ एरिया हम ऐसा होता है जहाँ पर हम अपने घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो हर तरीके से लैंड को जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें भी लैंड को भी हम टाइप्स में भी दे रखा है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड नाम से ही जाहिर है, द लैंड विच इज़ ओन्ड बाय अ पर्सन, जैसे कि आपका अपना घर या आपका अपना खेत जिसमें आप कुछ भी उगा सके अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, या अपना घर अपने तरीके से बना सकें, तो वो एरिया जो कि आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे ही हम प्राइवेट लैंड कहते हैं। और कम्युनिटी लैंड क्या हो गया, विच इज़ यूज्ड फॉर कॉमन पर्पसेस लाइक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे कि फ्रूट फार्म्स होते हैं, विनयार्ड्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे एरियाज़ जहाँ कम्युनिटी मिलजुल करके खेती बाड़ी की जा सके। ये सारे एरियाज़ जो है वो कम्युनिटी लैंड में आते हैं, जो काफ़ी लोगों के लिए मददगार होते हैं और मिलके वो लोग काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न। जो हमें लैंड यूज़ करना है उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट। हॉट नॉट सेम इट एवरीवेयर। जो क्लाइमेट है इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर एंड इट इज़ हार्श एट पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। आपने अपने जूनियर क्लास में इसको रीड किया हुआ है। जो पोलर रीजन्स हैं और जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहाँ पर क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। इक्वेटर पे ज़बरदस्त गर्मी होती है और पोलर एरियाज़ में ज़बरदस्त ठंड होती है। तो वो एरिया हैबिटेट के लिए आसान नहीं है, वहाँ रहना मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी किसी भी जगह के लैंड पैटर्न को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे लोग नहीं रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी वाली जगह पे लोग नहीं रह सकते हैं। तो लोग अपने लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट हो, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी इतनी कि आप बर्दाश्त कर सकें, सर्दी इतनी कि आप बर्दाश्त करें, इस टाइप का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न, ओके। देन सेकेंड वन इज़ टोपोग्राफी। Well-drained region provides suitable condition for agricultural activity and pasture. टोपोग्राफी किसी जगह की बनावट कैसी है, ठीक है। यदि वहाँ पर वेल ड्रेन्ड रीजन है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, अच्छा रिवर फ्लो है, वहाँ पर नदी बहती है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर घास बहुत उगती है और जो हमारे एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए वहाँ पर छोड़ा जा सकता है, तो दैट इज़ पैस्चर लैंड, ओके। तो वेल ड्रेन्ड रीजन जो है वो हमेशा एग्रीकल्चर के लिए या पैस्चर लैंड के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। वहाँ पर खेती बाड़ी और ये जो फॉडर क्रॉप है वो आसानी से उगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट यू हैव टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होता है। एरियाज लाइक कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स हैव इनफर्टाइल सॉइल। ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट होता है वहाँ का सॉइल इनफर्टाइल होता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ आसानी से क्रॉप उगाए जा सके। कोल्ड रीजन में आपको मालूम होना चाहिए तुंद्रा वेजिटेशन होता है क्योंकि ज़्यादातर वो बर्फ़ से ढका रहता है और जब कभी भी कुछ हफ्तों के लिए धूप वहाँ निकलती है तो सिर्फ मोसेस और लिचन्स ही उग पाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ नहीं हो पाता है। देन हॉट डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी कोई ऐसा ईटेबल एक्टिविटी या ईटेबल क्रॉप को आसानी से वहाँ नहीं उगाया जा सकता क्योंकि इनफर्टाइल सॉइल है वहाँ, ठीक है। और जहाँ पर भी वेल प्लान्ड लैंड होगा, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से होगी, वहाँ का सॉइल हमेशा फर्टाइल होगा। रिवर बेसिन्स का एरिया हो गया या डेल्टा एरियाज़ हो गए जहाँ पर भी है वहाँ पर फर्टाइल सॉइल हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी बहुत ज़रूरी है, पानी की अवेलेबिलिटी। ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स पैस्चर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर। जितना भी जंगल का इलाका है या क्रॉप्स उगाने वाली जगह है या जो पैस्चर लैंड है सबको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत चाहिए क्योंकि तभी हमारे जंगल भी अच्छे से फले फूलेंगे तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइडेड होगा। क्रॉप्स अगर अच्छे से उगाएगा तो हमें आराम से मिलेगा और पैस्चर अगर अच्छे से रहेगा तो एनिमल्स को भी अच्छे से मिलेगा। तो वाटर जो है एक बेसिक नेसेसिटी है नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट फॉर लैंड फॉर एनिमल्स एज वेल। दैट इज़ वाई ऑल फॉरेस्ट क्रॉप पैस्चर लैंड जो है दे ऑल रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर।
देन नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल डिपॉजिट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह पर अगर मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके कोई भी कंट्री अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है या उसको अपने ही देश की तरक्की के लिए यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो उस एरिया को जो है हम मिनरल डिपॉजिट एरिया जो है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो हमारे देश के लिए या किसी भी कंट्री के लिए जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत मददगार होते हैं। ऐसी जगह पर हम बहुत सारी ह्यूज इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, इनको हम प्लांट कर सकते हैं ताकि हमारे देश को या जो जिस कंट्री का भी है उनको अच्छा जो है इकोनॉमिक बूस्ट मिल सके, ठीक है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लैंड यूज पैटर्न। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ लैंड। लैंड क्यों ज़रूरी है या क्या उसके फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ हर्ब्स एंड टिम्बर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें बहुत मिलता है। हम ठीक है, हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं उनको तो जंगल से ही बहुत सारा कुछ मिल जाता है। फ्यूल मिल जाता है, लकड़ी काट के वो अपने लिए खाना बनाने के लिए फ्यूल के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। हर्ब्स मिल जाते हैं उनको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनको वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एज वेल। मिनरल्स का भी मैंने आपको बताया कितने सारे मिनरल्स जो हैं, आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइड, माइका, ये सभी जो हैं हमारे इससे अर्थ से हमें प्रोवाइडेड होते हैं, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इट प्रोवाइड्स रिच फार्मिंग ग्राउंड। आपको मालूम है हमारा तो देश खुद ही कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम जगह पर हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो हमारे को जो है बहुत ज़्यादा फार्मिंग ग्राउंड्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड लैंड फॉर पर्सनल एंड कम्युनिटी यूज़। जैसा अभी हमने यहाँ पढ़ा था प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, तो ये लैंड हमें ये दोनों चीज़ भी प्रोवाइड करता है फॉर अवर पर्सनल एंड कम्युनिटी यूज़। देन नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अभी लैंड हमें कंजर्व करके भी रखना है। जो चीज़ हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिली है, दैट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू स्पॉइल इट। हम उसे ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर वो नहीं रहेगा यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए जो कुछ भी हमें मिला है फ्रॉम नेचर, इट इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व इट, टू कंजर्व इट। तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज़, जितना ज़्यादा हो सके हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए। इससे जो है डिफॉरेस्टेशन की समस्या हटेगी और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। जो ये फ्लड्स वगैरह आते हैं उसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, हमें जो हमारा लैंड है उसको एनिमल्स ओवर ग्रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से लैंड में क्रॉप नहीं उगा पाते। तो हमें उनके लिए फॉडर क्रॉप्स अलग से रखना चाहिए ताकि वो जो क्रॉप एरिया है उसको ख़राब ना करें। यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी रेगुलेटेड। जो भी हम अपने खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स, या फैक्ट्री से जो डंप कर दिया जाता है केमिकल्स को, उनको हमें स्टॉप करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा लैंड ख़राब ना हो। एंड यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स शुड बी एनकरेज। जो कुछ भी हमारे नेचर से हमें हमारे फॉरेस्ट को या हमारे लैंड को बेटर बनाने के लिए यूज़ होता है, इस तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। Yes, now after land we will take soil. What are soil resources? Firstly, we should read about soil. Thin layer of grainy substance covering the surface of the land. जो हमारी पृथ्वी की सतह का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, ग्रेइश या मडिश कलर का, उसे ही हम सॉइल बोलते हैं। थिन लेयर है वो। इसके बाद इट इज़ फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो है अच्छा होता है, इसमें जो है ये बना हुआ होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, टूटे हुए छोटे रॉक पार्टिकल्स, एज वेल एज डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स या डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जो है वो उनसे, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में होते हैं उनके मिक्सचर से जो है वो एक तरीके से जो है ह्यूमस बना देते हैं, विच इज़ रिच इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज़ सॉइल? इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस दैट कवर्स द अर्थ सर्फेस. इट इज़ फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, लुक एट द डायग्राम ओवर हियर। आपकी बुक में भी ये डायग्राम है, यू कैन स्टडी ओवर हियर। यहाँ पर एक सॉइल प्रोफाइल बनाया हुआ है। सॉइल जो है किस तरीके का है, देयर आर बेसिकली 4 लेयर्स, ठीक है, दिस एंड दिस। आप अपने अगर बुक में देखेंगे देन ऑल्सो यू कैन सी दिस वन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टॉप सॉइल।
इट इज़ मेड अप ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस। अभी अभी मैंने आपको बताया था ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जिसे क्रस्ट भी हम बोलते हैं, जो जिसमें जो है प्लांट्स को उगाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ऊपरी हिस्सा है इसमें ये ह्यूमस का बना हुआ है, एंड ह्यूमस विच इज़ मेड अप ऑफ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जब हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलके एक तरीके का जो है वो ह्यूमस बना देते हैं, विच इज़ रिच इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो टॉप लेयर है या टॉप सॉइल है, इट इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट सेकंड है आपका सब सॉइल, बिल्कुल सेकंड लेयर है, दैट इज़ द टॉप लेयर। सेकंड लेयर ऑफ सॉइल जो है उसे हम सब सॉइल बोलते हैं। इट हैज़ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें, रॉक पार्टिकल्स टूटे हुए। इसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं और इसमें आयरन ऑक्साइड्स भी मिलता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन विद द थर्ड लेयर, आई विल गो ऑन दिस वन, यस। थर्ड लेयर यू कैन सी फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। थर्ड लेयर आपका है फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। इट हैज़ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट कैन कम फ्रॉम पेरेंट रॉक। जो लास्ट लेयर है हमारा वो पेरेंट रॉक है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, दीज आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दैट बेसिकली कम फ्रॉम द पेरेंट रॉक, ठीक है। एंड लास्टली द पेरेंट रॉक, इट इज़ द सॉलिड अनवेदर्ड रॉक, ठीक है। अनवेदर्ड रॉक है, कोई इसके ऊपर वेदरिंग का, विंड का, वाटर का, इरोजन का कोई इसके ऊपर असर नहीं है, तो अनवेदर्ड रॉक्स है ये, और यही जो है लास्ट लेयर है इसका, ठीक है। तो टॉप सॉइल, सब सॉइल, फ्रेगमेंटेड सॉइल एंड पेरेंट सॉइल। ध्यान रखिएगा, इट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक एंड डिफरेंट क्लाइमेट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जिस तरीके का पेरेंट रॉक होगा और जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो बनेगा, उसी तरीके का सॉइल भी वो प्रोड्यूस करेगा। आपके कई तरीके के सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं? क्योंकि इनका बेड रॉक जो है वो डिफरेंट फॉर्म में है, जो उनका पेरेंट रॉक है वो डिफरेंट फॉर्म में है, और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही वो बना है, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट रॉक को बनाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो उगाया जा सकता है। तो गो थ्रू द चैप्टर विद दिस, द लैंड रिसोर्सेज एंड द सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज में सॉइल प्रोफाइल को आप अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। इसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड द चैप्टर। थैंक यू।